नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। मित्रों, पहले पार्ट में हमने दलाई लामा के पहले भारत दौरे के दौरान उन्हें भारत में किसने किडनैप किया था इसकी जानकारी ली है। वीडियो पूरा देखने के बाद पहला पार्ट जरूर देखें। लिंक ऊपर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो 10 मार्च 1959 लासा का नूरबुलिंका पैलेस महल के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। धीरे धीरे ये संख्या हजारों में पहुंच गई। स्थानीय लोग दलाई लामा से एक आश्वासन मांग रहे थे। वो दलाई लामा से एक वाक्य सुनना चाहते थे। क्या वो चाइनीज आर्मी के कैंप में नहीं जाएंगे? दरअसल लासा में चीनी आर्मी के कैंप में एक रंगारंग कार्यक्रम रखा गया था। इसमें दलाई लामा को अकेले आने के लिए कहा गया था। चाइनीज आर्मी दलाई लामा की हत्या का प्लान बना रही थी। दलाई लामा के रहने का मतलब होता नेतृत्व विहीन तिब्बत। दलाई लामा ने लोगों की बात मान ली। वो नहीं गए। अगले दिन से हिंसक विद्रोह शुरू हो गया। 15 मार्च को चीनी सेना उनके महल तक पहुंच गई। दलाई लामा के सलाहकारों ने उन्हें तिब्बत छोड़ने की सलाह दी। 17 मार्च 1959 की रात चीनी सैनिक के भेष में दलाई लामा ने महल छोड़ दिया और दक्षिण की तरफ निकल आए। अब उन्हें हिमालय के अज्ञात दर्रों और ब्रह्मपुत्रा की लहरती नदियों को पार करना था। लेकिन उससे भी बड़ी बाधा थी रेड आर्मी के सिपाहियों की बंदूकों को मात देना। उनका दल रात में सफर करता। अंधेरे में भी वो टॉर्च नहीं जलाते थे। दिन में किसी पहाड़ी की गुहा में छिपे रहते थे या किसी मठ में शरण लेते थे। जब तक दलाई लामा और उनका दल भारत नहीं पहुंचा, दुनिया सांस थामे इंतजार कर रही थी। उन्हें लगता किसी भी वक्त दलाई लामा और उनके साथियों की हत्या की खबर आती ही होगी। 31 मार्च को खबर आई कि दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में पहुंच गए। पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। चीन ने कहा दलाई लामा ने धोखा दिया है। टाइम मैगजीन ने 20 अप्रैल 1959 के अंक के कवर पर दलाई लामा की तस्वीर छापी और लिखा, एक पलायन जिसने चीन को बहुचक्का कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने तब दलाई लामा को भारत में शरण देने की घोषणा कर दी थी। भारत सरकार के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अप्रैल में वो मसूरे के बेडला हाउस में पहुंची। वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उसमें उन्होंने 17 सूत्रीय समझौतों को खारिज कर दिया। बेडला हाउस में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से भी हुई। नेहरू ने धर्मशाला में तिब्बती लोगों के रहने के लिए जमीन दे दी थी। तिब्बतियों को रिफ्यूजी का स्टेटस दिया गया। दलाई लामा ने अपने एक अधिकारी को बुलाया। बोले, धर्मशाला जाओ और पता करो वहां की जमीन कैसी है। कुछ हफ्ते धर्मशाला में रहने के बाद अधिकारी वापस आया। उसने कहा, धर्मशाला का पानी यहाँ के दूध से भी मीठा है। दलाई लामा मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, फिर देर किस बात की, धर्मशाला चलते हैं। अप्रैल 1960 में दलाई लामा लगभग 80,000 तिब्बतियों के साथ हिमालय प्रदेश के धर्मशाला पहुंचे। धर्मशाला से ही तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है। तिब्बत के लोग भारत के रस में घुल गए हैं। उन्होंने अपना स्वाद बरकरार रखा है और भारत की गरिमा भी। 1966 में चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत हुई। मकसद था पुरानी परंपराओं और वर्गों को जड़ से मिटा देना। यह आग तिब्बत में भी पहुंची थी। सैकड़ों की संख्या में बौद्ध मठ तोड़े गए। बौद्ध परंपरा की अमूल्य कृतियों को जला दिया गया। मठों में घुसकर भिक्षुओं को टॉर्चर किया गया। बड़ी संख्या में चीन के मूल हान लोगों को तिब्बत में बसाया गया। इरादा था स्थानीय संस्कृति पर हावी होना। तिब्बत में दलाई लामा की तस्वीर को बैन कर दिया गया। जिस किसी के घर में फोटो दिखती उन्हें बिना सुनवाई के जेल में डाल दिया जाता था। जेल में यातनाओं की लंबी और खौफनाक दास्तान है। चीन आर्मी ने क्रूरता की सारी सीमाओं को पार कर दिया। चीन की जातियों पर दलाई लामा कहते हैं, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। वो अपने कर्मों का फल भोगेंगे। मुझे उनसे सहानुभूति है। उनके पास संसार की हर एक समस्या का इलाज है। दया, अहिंसा और शांति। उनकी हंसी बहुत ही खूबसूरत है। इस साल 6 जुलाई 2021 को दलाई लामा 86 बरस के हो रहे हैं। इस उम्र में भी उनकी निश्चल हंसी आप में प्राण फूंक देगी। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।